बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अब्बास कैसर एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल हैंड। आज हम जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आए हैं वो है निकाहनामा। वैसे निकाहनामे का लफ्ज़ तो वैसे आम कॉमन हर किसी के जहन में होता है कि जब किसी दो अफराद की शादी करवानी होती है तो निकाहनामे का होना ज़रूरी होता है। तो आज हम निकाहनामा देखते हैं कि निकाहनामे के कितने कॉलम होते हैं और कौन कौन से कॉलम जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और इसको कौन रजिस्टर्ड करता है और निकाहनामे की अहमियत क्या है। अहमियत के हवाले से बाद में देखते हैं एंड पे। अभी हम शुरू करते हैं कि निकाहनामा है क्या चीज़। ये निकाहनामा जो है ये मुस्लिम खानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस 1961 के तहत है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सीरियल नंबर। रजिस्टर्ड नंबर भी उसको कह सकते हैं आप, सीरियल नंबर भी होता है। एक निकाहनामा जो है या निकाह जो पढ़ाते हैं उस निकाह के पढ़ाने के 4 परत होते हैं, 4 निकाहनामे होते हैं। उसमें जो सीरियल नंबर जो होता है वो हर एक में एक जैसा ही होता है। जैसे कि मेरे सामने एक निकाहनामा है तो उसका सीरियल नंबर जो है, रजिस्टर्ड नंबर जो है वो 42 है, 42 है। तो सबसे ऊपर जो है वार्ड मोज़िया, कौन सा वार्ड है, मोज़िया गाँव कौन सा है, टाउन कौन सा है, यूनियन कौंसिल कौन सी लगती है, फिर आगे है तहसील या थाना, ये दोनों लिखना चाहिए। फिर आगे है ज़िला कौन सा लगता है, क्योंकि इसके हवाले से है कि ये शादी जो है वो कहाँ वकूअ पज़ीर हो। ये इसको इस हिस्से को जो है वो फिल करना नहायत ही ज़रूरी होता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है। जो कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 में लिखा है कि दूल्हा और उसके वालिद का नाम माँ उनकी सुकून बिल तरतीब, यानी कि दूल्हे का नाम आएगा, दूल्हे के नाम के साथ जो है उसकी वल्दियत, कौमियत, फिर उसका एड्रेस जो है, होम एड्रेस जहां वो रहता है उसका एड्रेस आएगा। फिर क्या है कि वो तरतीब के हवाले से आएगा। फिर क्या है कि फिर दूल्हे का शनाख्ती कार्ड आएगा। फिर दूल्हे की उम्र या उसकी तारीख पैदाइश लिखी जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो कॉलम है दुल्हन के हवाले से, वो भी ऐसे ही है। दुल्हन का नाम आएगा, उसकी वल्दियत आएगी, उसका होम एड्रेस आएगा, फिर उसी तरह उसका आईडी कार्ड नंबर आएगा, फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ तारीख पैदाइश आएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो बात ये है कि नाम के हवाले से जो नाम लिखा जाना चाहिए या जाना ज़रूरी है कि बाज़ का ऐसे होता है कि आईडी कार्ड जो होता है आपका, शनाख्ती कार्ड जो होता है, बिलफर्ज उधर लिखा हुआ है मोहम्मद अफजल, तो क्या है कि निकाह नामे में अफजल अहमद लिखा जाए। या लड़की का नाम है, मेरे पास जो है एक निकाह नामा है उस पर लिखा हुआ है रिमशा, आगे उसको जो है वो बाद में लिखा गया तारिक, बड़ा छोटा सा लफ्ज लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जब रजिस्ट्रार ने जब उसको फिल कर रहा था तो क्या है रिमशा ही लिख दिया। बाद में पता चला कि नहीं भी उसका नाम आईडी कार्ड पे तो रिमशा तारिक है, तो फिर क्या है कि आगे तारिक बड़ा छोटा सा माइनर सा लिख दिया है। तो क्या है कि ये चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये इसको जहन में रखना चाहिए। आईडी कार्ड के जो नंबर है उसके हवाले से ये जरूरी होता है, क्योंकि कल को जब आपने अपने शोहर के नाम पे अपना आईडी कार्ड बनाना तो फिर भी ये निकाहनामे की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से फिर अगर इसमें नाम का कोई फर्क आ जाए, जैसे रिमशा है, रिमशा तारिक लिखा है, रिमशा बतूल हो सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है रिमशा तारिक, यहाँ पे है रिमशा बतूल लिखा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा जो ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जब कल को बच्चे होते हैं फिर उनका बेब फॉर्म बनता है, वहां पर भी जो है ये जो है इसकी जरूरत पड़ सकती है।
कल को आपने बाहर जाना कहीं, आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो पासपोर्ट में भी जो है ये अगर इस तरह नाम का फर्क आएगा तो फिर थोड़ा सा जो है, अगर आईडी कार्ड पे कुछ और नाम है, फिर क्या है मैट्रिक की संद पे कुछ और नाम है, और निकाह नामे में कुछ और है। लेकिन निकाह नामे में आपका जो नाम है वो आईडी कार्ड और मैट्रिक की संद के मुताबिक ही वही नाम होना चाहिए, और डेट ऑफ जो बर्थ है वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। आगे है अभी, आया दुल्हन कंवारी है या बेवा या मुतलका, ये आगे कॉलम में लिखना बड़ा जरूरी होता है कि दुल्हन कंवारी है, बेवा है या वो तलाक याफ्ता है। फिर क्या है कि अगर दुल्हन बेवा है या मुतलका है, इसके बच्चे हैं, तो उन बच्चों की तादाद और उनका नाम लिखना भी जरूरी होता है। फिर आगे दुल्हन की उम्र के हवाले से है, अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया हो तो उसका नाम, बल्दियत, उसका एड्रेस वगैरह वो इसी तरतीब के हवाले से वो दुल्हन की तरफ से होगा। फिर क्या है, उनके जो आईडी कार्ड्स होंगे, जो दुल्हन की तरफ से जो वकील मुकर्रर हुए हैं, वो दुल्हन के वकील के तकर्रुर के बारे में जो गवाहान के नाम, वज़ियत, सुकून और दुल्हन के, यानी कि जो दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर हुआ है उसके वालिद है, भाई है, कोई भी है। फिर क्या है कि उसके साथ जो गवाहान हैं दुल्हन की तरफ से वो भी लिखे जाएंगे। इसी तरह आगे दूल्हा की तरफ से अगर कोई वकील मुकर्रर किया गया, उसी का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी एड्रेस वगैरह तमाम जो है तरतीब के हवाले से लिखा जाएगा, उनके आईडी कार्ड लिखे जाएंगे। फिर क्या है, नेक्स्ट जो है वो इसी तरह दूल्हा की तरफ से जो वकील मुकर्रर उसके साथ जो गवाहान है वो भी इसी तरह आएंगे। फिर क्या है, आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलम है वो है शादी के गवाहों के नाम। पीछे तो नाम तो छोड़ना ही नहीं है। शायद हमारे जो रजिस्ट्रार साहब जो भी निकाह नामे को फिल करते हैं या उनको रजिस्टर करते हैं, उनके जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए। ये क्या है कि अगर किसी कॉलम को खाली छोड़ा जाए या वैसे ही उसको काट दिया जाए तो इसके लिए सख्त सजा भी है, यानी कि सजा भी है, और क्या है, जुर्माना भी, कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। लिहाजा जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो उनको चाहिए कि तमाम कॉलम जो हैं वो उनको काटना नहीं चाहिए, उनको छोड़ना नहीं खाली चाहिए, ये तमाम को फिल करना है। जो मेरे पास इस वक्त निकाहनामा मौजूद है, इसमें काफ़ी जो है कॉलम जो है वो काफ़ी कॉलम शायद आप लोगों को नज़र आ जाए, काफ़ी कॉलम जो है वो उन्होंने ये काटे हुए हैं। इस पे किसी किस्म का जो है ना लिखा कुछ नहीं गया, तो क्या है, ये कॉलम जो है ये काटने नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब ये 1 से लेकर जो है ना 12 तक, तो ये तो एक तरतीब के हवाले से है। लड़की के कुछ क्वाइफ डॉक्यूमेंट्स, क्वाइफ है, नाम है, एड्रेस उसका है, फिर क्या है आईडी कार्ड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर क्या है कि अगर वो मुतलका है, बेवा है, तलाक याफ्ता है, उसके अगर बच्चे हैं तो उसके क्वाइफ हैं। फिर उसके बाद जो है उनके वली जो है दुल्हन की तरफ से जो मुकर्रर उसका नाम, दुल्हन के जो वली हैं उनके साथ जो गवाहान हैं उनके नाम हैं। फिर इसी तरह दूल्हा की तरफ से ये इसी तरह चलते चलते जो है ये 1 से 12 तक ये क्वाइफ। अब जो नेक्स्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इसको जब फिल करना है तो बड़े सोच समझ कर फिल करना है। सबसे पहला पॉइंट है वो है कि शादी सरंजाम पाने की तारीख, शादी कौन सी डेट को सरंजाम पाई, ये 1 नंबर है। फिर नेक्स्ट जो है वो है महर की रकम, के हक महर जो है वो कितना मुकर्रर किया गया। आया कि राजुल वक्त जो मौजूदा वक्त के हवाले से, जो शरीयत के हवाले से मौजूदा है, क्योंकि दौर के हवाले से इसमें थोड़ी सी तब्दील होती रहती है तब्दीली, लेकिन क्या है कि जो राजुल वक्त है शरीयत के हवाले से है, वो महर की रकम लिखनी चाहिए। बाज़ का ज़्यादा भी लिख देते हैं, तो क्या है कि ये महर की रकम देखनी है। फिर आगे है जो पॉइंट, जो कॉलम है वो है नेक्स्ट, महर की जो रकम है वो महर जो है वो आया कि मोजिल है या गैर मोजिल है। बाज़ का मोजिल भी लिखा जाता है ऊपर जो मौके पर दिया जाता है, जो गैर मोजिल है वो इंदल तलब होता है
किसी भी टाइम जो है वो दुल्हन कल को उसकी जो शख्स की वाइफ है, बीवी है, वो कल को किसी भी टाइम पे, किसी भी लम्हे, जब चाहे वो उसकी डिमांड कर सकती है। वो जो एंदल तलब होता है, जो गैर मुअज्जल होता है, वो अपना हक महर वो वसूल पा सकती है। अगर वो नहीं देता तो वो बाई कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए भी वो ले सकती है। तो ये हक महर के हवाले से ये थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट कॉलम जो है वो लिखा है, आया का महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर दिया गया है तो किस कदर कितना दिया गया है, ये भी बड़ा देखना चाहिए। अगर मुकम्मल दिया गया, सारा दिया गया तो लिख देना चाहिए, लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ना, उसको काटना नहीं। आया कि पूरे महर की जो रकम है, यानी कि महर या इसका कुछ हिस्सा जो दिया गया है उसकी हवाले से है, जायदाद के हवाले से लिखा गया है कि जायदाद कितनी दे रहा है। अगर जो लड़का जो है वो कुछ हिस्सा अपनी वाइफ को देना चाहता है, मकान है या प्लाट है उसके नाम लगवाना चाहता है, तो क्या है, अगर निकाह नामे में लिखा गया है मकान, तो मकान का जो है वो उसका पूरा बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा से क्या मुराद है, उसकी कीमत होनी चाहिए और कहाँ वाक़ है, ये चीज बड़ी जरूरी है। फिर क्या है कि जो नेक्स्ट कॉलम है वो है खास शराइत अगर कोई हो, ये जो है ये 17 है ये कॉलम नंबर। तो इसको जो है बड़ा गौर खौस से, बड़े समझदारी से ये फिल करना चाहिए कि कौन सी शर्त के तहत जो है वो, अगर कोई शर्त है, लेकिन ये ऐसी शर्त जिसमें बात ये मेरे व्यूअर्स जो हैं ये ज़हन में रखने बात, कोई भी निकाह जो है वो शर्त के साथ नहीं हो सकता कि शर्त लगाई जाए, अगर आप मुझे ये फलां मकान दे देंगे या फलां चीज दे देंगे या गाड़ी दे देंगे तो फिर मैं जो है, वो औरत कहती है मैं निकाह करने को तैयार हूं, या मर्द कहता है औरत को कि आप मुझे ये दे दें मैं निकाह करने को तैयार हूं। लेकिन क्या है, शर्त के तहत निकाह नहीं होता, शर्त के तहत निकाह की कोई वैल्यू नहीं। तो क्या है कि कोई जो ऐसी शर्त जो वैल्यूएबल हो, जिसमें क्या है कि कोई ये शर्त हो जाए बिलफर्ज कि भी अगर शोहर जो है, मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक देगा तो वो इतने लाख रुपए बतौर जुर्माना हर्जाना देगा, ये इस तरह की शर्त ये नहीं लिखनी चाहिए। आया कि शोहर ने तलाक का हक बीवी को यानी कि तफवीज कर दिया, उसको दे दिया है। अगर दे दिया है तो कौन सी शर्त के तहत दिया? तो मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ये जरूर कहूंगा, अगर हमारी बहनें हैं तो सुन रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये हक खुद भी नहीं लेना चाहिए। और भाइयों को भी ये कहूंगा कि इतनी जल्दी जज्बात में आकर या किसी और मामले में देखकर फौरन जो है अपनी वाइफ को, जो आपकी बन रही है या बनी है, उसको अपनी उसका तलाक का हक तफवीज कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते भी हैं और है भी है कि औरत जो है वो कहते हैं नाक़िसुल अक्ल होती है, बहुत ही जल्द जज्बात में आ जाती है, और जज्बात में आकर जो फैसले होते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं, वो कभी भी सही फैसले नहीं होते। लिहाजा ये तो आप लोगों की फिर मर्जी है कि कैसे कि देखते हैं, ठीक है। बहरहाल औरत को अगर वो हक तफवीज करती है तो औरत किसी वक्त भी जो है वो तलाक दे सकती है अपने खान। आया शादी के मौका पर जो महर, नानो नुफका वगैरह जो से मतलब कोई दस्तावेज तैयार की गई, अगर की गई है तो उसके मुख्तसर मंदरजात नानो नुफका के हवाले से, ठीक है, नानो नुफका के हवाले से अगर वो बात हो जाती है तो उसको थोड़ा सा जो है बिलफर्ज, अगर आप लोगों ने अलहदा एक स्टाम्प पेपर पे लिख दिया है या अलहदा एक डॉक्यूमेंट बना लिया, तो उस स्टाम्प पेपर का जो है वो उसकी सीरियल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है यहाँ पे होना चाहिए। और उसके साथ ये भी लिखना चाहिए कि इसकी एक जो कॉपी है वो लफ है निकाह नामे के साथ, और ये फलां फलां चीज़ है, वो थोड़ा सा इबारत जो है मुख्तसर जो है वो लिखना जरूरी है, लिखना भी चाहिए। अगर दूल्हा ने
यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद हो तो आया इसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम खानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस 1961 के तहत चेयरमैन सालसी कौंसिल से इजाजतनामा हासिल कर लिया है। क्या है कि अगर दूल्हा जो है वो दूसरी शादी कर रहा है तो दूसरी शादी करने की सबसे अहम जो शर्त है वो ये है कि मुतल्लिका सालसी कौंसिल से जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना चाहिए कि मैं जो है दूसरी शादी कर रहा हूँ। और उसमें सबसे अहम बात ये भी है कि इसमें जो अगर दूसरी शादी कर रहा है तो जो उसकी पहली वाइफ है, बीवी है, तो उसकी भी कंसेंट, उसकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी रजामंदी के बगैर, उसको बताए बगैर चोरी छुपे शादी कर ली तो फिर ये इसके बहुत सारे जो है ना इसके नतायज जो है वो बहुत खराब होंगे और आप लोगों को आपको भुगतना भी पड़ेगा। लिहाजा अगर दूसरी शादी कर रहे हो तो अपनी पहले बीवी को जो है वो अपने इत्मीनान में लो, उसको बताओ, उसका जो नानो नुस्खा जो है पहली बीवी का वो मुतासर नहीं हो सकता या नहीं हो रहा तो फिर तो कोई मजाक नहीं। आया दूल्हा रंडवा है या तलाक याफ्ता, ये भी कॉलम में लिखना चाहिए, लेकिन ये अमूमन जो है वो काट देते हैं। क्या है, अगर कंवारा है कंवारा लिखे, अगर रंडवा है तो रंडवा लिखे, तलाक याफ्ता है तब भी लिखें। तो क्या है, आया कि दूल्हा के हाँ पहले से बीवी या बीवियां मौजूद हैं तो उसकी तादाद जरूर लिखनी चाहिए और लिखना भी चाहिए। बाज़ का जो है ना लिखा जाए, जिस तरह ये यहाँ पे काटा हुआ है और कल को जो है कि वो उसकी एक बीवी या दो बीवियां निकल आती हैं तो बाद में पता चलता है, जो थर्ड बीवी को पता चलता है तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा चांसेस जो है वो फिर तलाक ही होते हैं। ये चीज जहन में रखें। झूठ बोलकर कभी भी, झूठ बोलकर शादी हो सकती है, झूठ बोलकर निकाह हो सकता है, लेकिन ये पाया तकमील तक कभी नहीं पहुंचता। लिहाजा जब भी निकाह करना है, जब भी शादी करनी है, तो जो आपकी बीवी बन रही है या आपकी बीवी जो आप निकाह कर रहे हैं उसको जो है वो सच बताएं, उसको सही बताएं, बजाय कि कल को जो है ना बाद में फिर वो मुसीबत में आप पड़ जाएं तो फायदा कोई नहीं होगा। अगर दूल्हा रंडवा या तलाक याफ्ता है तो उसके बच्चों की जो है तादाद, इसी तरह जो पहले पीछे हमने एक कॉलम में देखा था कि दुल्हन अगर कंवारी है या बेवा है या मुतल्लिका है वो लिखना चाहिए। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों की तादाद और नाम, इसी तरह दूल्हा के हवाले से भी यहाँ पे यही चीज लिखी गई है। फिर क्या है, आगे है नंबर तारीख मरासला जिसके जरिए सालसी कौंसिल ने दूल्हा की दूसरी शादी करने की इजाजत दी है। वहां पे जो है ना नंबर तारीख जो है जो भी है वो उस जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है, इजाजतनामा जो मिला है उसका वहां पे इंदराज, वहां पे उसका थोड़ा बहुत जो है वो लिखना चाहिए। आगे है निकाह खां का नाम, वल्दियत माँ पता। निकाह खां का नाम भी होना चाहिए, वल्दियत होनी चाहिए, पता होना चाहिए। शादी को रजिस्टर कराने की आगे तारीख है, फिर फीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई है वो भी आगे लिखनी चाहिए। आगे है राइट साइड पे जो है वो दुल्हन के दस्तखत हैं, फिर दुल्हन के साथ जो वकील हैं उसके दस्तखत हैं, फिर जो शादी के गवाहान हैं उनके नाम हैं, उनका आईडी कार्ड है, फिर उनके दस्तखत होंगे, फिर दूल्हा की तरफ से जो वकील तकर्रुर के हवाले से है, फिर उसकी गवाहान जो हैं, ये सभी का जो है ना आईडी कार्ड्स, उनका नाम और उनके पूरे एड्रेस होने चाहिए। फिर क्या है, उनका जो क्या है कि साइन वगैरह, अंगूठा वगैरह। और एक बात ज़हन में रखें, ये बहुत सारे ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपको कहते हैं कि नहीं भी ये फलां जो है जो इसमें गवाह डाला गया है या गवाह है ये तो था ही नहीं उधर मौजूद, और बात का तो गवाह भी जो है वो मुकर जाता है, वो कहता है भाई मैं तो था ही नहीं उधर। तो क्या है कि ये बड़े ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जब साइन करवाया जाता है तो साथ उसके थंब इंप्रेशन जो है वो जरूर करवाने चाहिए और उसका जो है वो अंगूठा जरूर लगवाना चाहिए। उसके बाद जो है नीचे रजिस्ट्रार के दस्तखत हैं, मोहर है उसकी,
फिर क्या है निकाह खां का जो है वो उसके दस्तखत हैं, फिर उसका आईडी कार्ड नंबर है। तो ये था निकाहनामा। ये 1 से लेकर 25 कॉलम है इसके। और इसमें जो सबसे अहमियत के हमल है, यानी कि निकाहनामा कितना अहम होता है, निकाहनामा की अहमियत इसी हवाले से, इसी एतबार से है कि अगर आपने कल को अपनी क्या है कि अपने खामद के नाम से मंसूब शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ जाए, आईडी कार्ड बनाना पड़ जाए, तो उस वक्त निकाहनामा अशद ज़रूरत होती है, निकाहनामे की कापी ज़रूर साथ लगती है। अगर आपने पासपोर्ट बनाना है फिर भी निकाहनामे की ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह ये औरतें जो हैं वो जाती हैं उम्रे के लिए, मर्द जाते हैं, मियाँ बीवी जाते हैं, तो उसमें जो है निकाहनामे की ज़रूरत पड़ती है जब ये पासपोर्ट बनाया जाता है। फिर जब बच्चों का बेफाम बनाना होता है तब भी होता है। फिर अल्लाह ना करे मियाँ बीवी में को फर्क पड़ गया है, तलाक लेनी है अदालत के जरिए, तो जब तक अदालत में आप निकाहनामे की कापी नहीं लगाएंगे, वो जो है वो आपका दावा वो काबिल रफ्तार हो ही नहीं सकता, वो चल ही नहीं सकता। उसकी कापी आईडी वो निकाहनामे की कापी बड़ी अहमियत के हमल होती है, यानी कि बड़ी अहम होती है। इस लिहाज से ये निकाहनामा इसको बड़े एहतियात से देखकर सोच समझ कर जो है इसको फिल करना चाहिए। और इसको रजिस्टर के हवाले से रजिस्ट्रार जो है वो इसको रजिस्टर करता है। और क्या है कि निकाह खां भी वही होता है, रजिस्ट्रार भी वही होता है। निकाह खां के हवाले से तो कोई भी निकाह पढ़ा सकता है, आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी निकाह पढ़ा सकता है। तो क्या है, जो रजिस्ट्रार होता है वो उसको रजिस्टर्ड करता है, उसको इसके ऊपर नीचे मोहर लगाई जाती है, तो ये रजिस्टर्ड होता है। और रजिस्ट्रार को, ये पहले भी बात हुई है, रजिस्ट्रार को चाहिए कि कॉलम जो है अगर किसी ने फिल किया है, रजिस्ट्रार के सामने आता है, तो वो क्या है कि वो उसने वैसे ही काट दिया हुआ है, उसको खाली या छोड़ दिया हुआ है, तो उसको जरूर उसको फिल करवाए, खाली ना छोड़े या उसको काटना नहीं चाहिए।